स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनका बहुत ओजस्वी और सारगर्भित उद्बोधन यहाँ सुना, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, यहाँ हरिद्वार रानीपुर विधानसभा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी, सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी, सचिव संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड श्री दीपक कुमार गहरोला जी, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारे सामने बैठे हुए मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री ओम प्रकाश जमदग्नी जी, श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, देवेंद्र भसीन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, स्वामी संयुक्तानंद जी पीजी से आए हैं, सत्य प्रकाशानंद जी मलेशिया से, देवभाषा संस्कृत के सभी सम्मानित विद्वज्जन, अटल जी, हमारे पूज्य स्वामी जी, मैं आप सभी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। आप सब पधारे हैं। अन्य देशों से भी मुझे बताया गया है कि दुनिया के अनेक देशों से भी हमारे अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, विद्वज्जन आए हैं। हमारे सभी सम्मानित यहाँ के सभी शिक्षकगण, सभी हमारे अतिथिगण, हमारे संस्कृत और विश्वविद्यालय के हमारे अधिकारीगण, सभी छात्र छात्राएं, मीडिया के हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा, वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ पर मुझे भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार का, सभी आयोजकों का, कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाल्यकाल से थोड़ा बहुत संस्कृत में हम लोगों ने भी अध्ययन किया और इस संस्कृत सम्मेलन में जो संस्कृत भाषा की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संबंध में भारत और दुनिया से आए हुए जो हमारे विद्वज्जन हैं, उनके द्वारा यहाँ पर विचार मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा तो ये होता कि मैं भी आपके सामने संस्कृत में ही बोलता, लेकिन अभी चूंकि कक्षा 8वीं के बाद एक क्रम थोड़ा टूट गया, इसलिए मैं अपने को इसमें थोड़ा सा असमर्थ पाता हूँ। और उस समय सीखी गई श्लोक की पंक्तियाँ, व्याकरण के मूलभूत नियम और संस्कृत की मधुरता सच में मुझे आज भी प्रेरित करती है। बहुत सारे श्लोक जो उस समय के मुझे कंठस्थ हैं, वो बाल्यकाल में जो संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ाई करी उसी का परिणाम है। जैसे अभी भाई साहब वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, तो एक श्लोक कक्षा 6 में हमने पढ़ा था,
अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुम्बकम। तो ऐसे अन्य भी बहुत सारे हैं। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान का मूल आधार है। संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है कि विश्व की अधिकतर भाषाएं उनकी जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। और सनातन संस्कृति के वैदिक काल इतिहास को अगर हम देखेंगे तो हमारे समस्त वेद, पुराण और उपनिषद, इसकी रचना संस्कृत में ही की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसको देववाणी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है और संस्कृत अपने विचारों, साहित्यों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान और राष्ट्रीय एकता का पोषण करती है। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक, प्रत्येक क्षेत्र में जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। 19वीं शताब्दी में जब कुछ विदेशी विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के वो संपर्क में आए, तब वो देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ की प्राचीन ऋषि परंपरा, वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, खगोल, साहित्य, व्याकरण जैसे विषयों का कितना व्यापक और गहरा ज्ञान संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। यूरोप के विद्वानों ने भी जब वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्यों का मूल रूप में अध्ययन किया तो पूरी दुनिया में भारत की विचारधारा के प्रति उनके मन में भी एक सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। 1789 में सर विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम के अनुवाद ने यूरोपीय साहित्यिक जगत में उत्साह की नई तरंग भर दी। इस अनुवाद को पढ़कर जर्मनी के महाकवि गेटे ने कहा था, यदि बसंत की मोहकता, ग्रीष्म का सौंदर्य, प्रकृति का आकर्षण, स्वर्ग धरती का मिलन एक साथ देखना हो तो शकुंतलम इसका नाम है, जिसमें सब कुछ समाहित है। गेटे ने अपने महान नाटक फोस्ट को पूरा करते समय भी कालिदास से प्रेरणा ली। जॉन्स और मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने पश्चिम में संस्कृत अध्ययन को एक नई दिशा दी। मैक्स मुलर की 1860 में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, आधुनिक संस्कृत साहित्य इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसके पश्चात वेबर, सोडर, ओल्डेनबर्ग, फ्रेजर, मैकडॉनल जैसे विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के अनेक नए आयाम विश्व के सामने रखे। भाइयों बहनों, अभी आदरणीय निशंक जी ने इसकी व्यापक महत्ता के बारे में यहां से बताया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विश्व मार्गदर्शक है। इसलिए संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि नीति, मानवीय मूल्यों और वैश्विक बंधुत्व का दिव्य संदेश भी संस्कृत है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं, अनेक काम किए जा रहे हैं। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी अनेक योजनाएं आज देश के अंदर संचालित की जा रही है। इसी उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने का विशेष प्रयास किया गया है। जब आदरणीय निशंक जी देश के
शिक्षा मंत्री थे, उसी समय हमारे देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई थी। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ साथ संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संस्थानों के रूप में भी सुसज्जित किया जा रहा है, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है। आज एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करते हैं। कर्नाटक के मटूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद भी संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि नई तकनीकों के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी से लेकर ऋषि मुनियों ने इस भूमि पर तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है कि संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड में प्रज्वलित रखा जाए। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हमारी सरकार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य में पहली बार हमने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से भी हमारे अनुसूचित और जनजाति वर्ग के संस्कृत विषयों के विद्यार्थियों को उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान राज्य के अंदर की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना से भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये की राशि, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 4100, तृतीय को 3100 रुपये की धनराशि भी उनके प्रोत्साहन के लिए प्रदान की जा रही है, जिससे कि बच्चे इस दिशा में और प्रोत्साहित हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्री रघुनाथ कीर्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। यही नहीं, संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला और संस्कृत छात्र प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमने उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प साकार करने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही हम संस्कृत विद्यार्थियों के सरकारी सहायता शोध कार्यों में सहयोग एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर इसे नई पीढ़ी में और लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पावन धरा, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहां ऋषियों और मनुष्यों की तपस्या कर ज्ञान की गंगा प्रवाहित की, वहां संस्कृत को समृद्ध करना हम सभी का कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के समग्र प्रयासों के माध्यम से एक दिन संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बनेगी। और अभी जैसा माननीय निशंक जी ने कहा, चूंकि वो संस्कृत के विद्यार्थी भी रहे हैं और संस्कृत से उनका लगाव भी है, अनेक काम उन्होंने राज्य के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए, संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए, जन जन की भाषा संस्कृत बने उसके लिए काम किया है। तो मैं
आज ये घोषणा करता हूं कि संस्कृति उत्थान और विकास के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन किया जाएगा। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से नीना जी का विशेष रूप से कि उन्होंने यहाँ पर एक शानदार संयोजन हमारे कुलपति जी का संस्कृत विश्वविद्यालय का और आए हुए सभी विद्वज्जनों का, पूज्य संतगणों का, सभी दुनिया के देशों से पधारे हुए सभी हमारे अतिथियों का और सभी विद्यार्थियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादाः अस्माकं प्रदेशस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदयानां पुनः करतोल ध्वनि